हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम देखने वाले यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट टॉपिक 2 लर्नर कैरेक्टरिस्टिक। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या देखेंगे? एडोलसेंट एंड एडल्ट लर्नर के बारे में पढ़ेंगे। इनके एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, ये उन बच्चों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए, जिन्होंने यूजीसी नेट 09 यानी कि एजुकेशन में जिनको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है, जेआरएफ क्वालिफाई करना है। तो आइए हम देखते हैं लर्नर कैरेक्टरिस्टिक में लर्निंग की डेफिनेशंस अलग अलग शिक्षाविदों ने, अलग अलग एजुकेशनिस्ट ने अपने तरीके से दे रखा है। किसने क्या कहा है इसको हम ध्यान से देखते हैं। वेरियस साइकोलॉजिस्ट एंड एजुकेशनिस्ट हैव डिफाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। Following are some of the definition given by them। कुछ यहाँ पे दे रखा है, इसको अब देखते हैं। लर्निंग एज अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया के रूप में सीखना। हिलगार्ड, एन एक्सपोनेंट इन द फील्ड ऑफ लर्निंग, सेज learning is the process by which an activity originates or is changed through training procedures। सीखने के क्षेत्र में एक प्रतिपादक है हिलगार्ड, जो कि कहते हैं सीखना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई गतिविधि शुरू होती है या प्रशिक्षण प्रक्रियाओं के माध्यम से बदल जाती है। सीखने से कोई गतिविधि शुरू होती है और प्रशिक्षण प्रक्रियाओं के यानी ट्रेनिंग के माध्यम से वो चेंज हो जाती है। ये इसको किसने कहा? हिलगार्ड ने कहा। ये कई बार हूबहू पूछ लेता है कि इसको किसने कहा है, तो हमें इस लाइन को, इस सेंटेंस को अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं बर्नार्ड ने क्या कहा है। बर्नार्ड भी एक अच्छे एजुकेशनिस्ट थे। इन्होंने कहा है बर्नार्ड टेक्स लर्निंग as a process by which an organism satisfying the motivation adopts or adjusts or situations in which it must modify its behavior in order to overcome obstacle and barriers को और ओवरकम करने वाले को बर्नार्ड ने ऐसे कहा है कि जैसे इसको हम ऐसे समझते हैं कि सीखना एक एडॉप्टेशन, मतलब बिहेवियर को एडॉप्ट करना, जो उस इन्वायरमेंट की अकॉर्डिंग सही है उसको एडॉप्ट करना सीखने के में सीखना कहलाता है। जैसे कि सीखने को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में लेता है जिसके द्वारा प्रेरणा को संतुष्ट करने वाला जीव परिस्थितियों को अपनाता है, जैसे भी वो इन्वायरमेंट है उसको अपनाता है या समायोजित करता है, अपने आप में उसको मिलाने की कोशिश करता है, जिसमें बाधाओं को दूर करने के लिए अपने व्यवहार को संशोधित करना चाहिए। अपने आप को उस इन्वायरमेंट की अकॉर्डिंग ढाल लेना ही सीखना कहलाता है। ये बर्नार्ड की अकॉर्डिंग उन्होंने इसको ऐसे परिभाषित किया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लर्निंग एज अ चेंज इन परफॉर्मेंस, प्रदर्शन में बदलाव के रूप में सीखना। मतलब जो कुछ सीखने से हमारे परफॉर्मेंस में चेंजेस आ जाते हैं, इसको लर्निंग के रूप में किसने डिफाइन किया है? तो इसको मैकग्योस ने कहा है। अ रिनोन्ड कॉम्परेटिव psychologist says learning as we measure it a change in performance as the function of practice। मेग्योज, जो एक प्रसिद्ध तुलनात्मक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा जब हम इसे मापते हैं तो सीखना अभ्यास के कार्य के रूप में प्रदर्शन में बदलाव है, यानी कि चेंजेस के रूप में, कि अगर आप कुछ सीखते हो तो आपकी बिहेवियर, आपकी प्रैक्टिस से वो बिहेवियर में चेंज आता है, ये कहते हैं इसको। इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हूबहू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे स्टेटमेंट वाले ही आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, वॉलकर ने क्या कहा है। Learning as a relative permanent change in performance that occur as a result of experience and is not attributable or to maturation, fatigue और motivations। वॉल्कर ने इसको ऐसे डिफाइन किया कि सीखना एक प्रदर्शन में ऐसा स्थायी परिवर्तन होता है जो अनुभव से होता है, जो अनुभव के परिणाम स्वरूप आता है। ये परिपक्वता, थकान या प्रेरणा के कारण नहीं होता। जैसे कि उसका कहने का मतलब ये है कि कोई इंसान मैच्योर हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ सीख सकता है, या वो थक जाए, सीखने की कोशिश करते करते थक जाए, इससे भी उसका सीखने से कोई मतलब नहीं। सीखना एक परफॉर्मेंस के रूप में वो लेते हैं जो कि परमानेंट दिखाई देती है। नेक्स्ट देखते हैं लर्निंग एज एक्विजिशन एंड रिटेंशन। लर्निंग को एक्विजिशन एंड रिटेंशन की तरह देखना, किसने देखा है इसको? क्रो एंड क्रो का क्या कहना है इसमें? इसको डिफाइन किया है क्रो एंड क्रो ने। लर्निंग इन्वॉल्व्स द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, हैबिट में एक
अक्वायर करना मतलब कि आप उसको अधिग्रहण कर रहे हो, अपना बना रहे हो बिल्कुल। सीखना, जैसे हम भाषा सीखते हैं, जो मदर टंग सीखते हैं, हम अपने जो बोलना शुरू करते हैं जिस भी लैंग्वेज में, तो एक्वायर क्या होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट के थ्रू हम सीखते हैं, हमारे हैबिट में वो फॉर्मेशन हो जाता है। नॉलेज एंड एटीट्यूड से उनने कहा है लर्निंग इन्वॉल्व्स द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। स्किनर ऑल्सो इंक्लूड्स लर्निंग एज बोथ एक्विजिशन एंड रिटेंशन। क्रो एंड क्रो ने कहा है लर्निंग को एक्वायर किया जा सकता है, हैबिट्स में अपने लिया जा सकता है, जबकि स्किनर ने कहा है कि इसको हम एक्वायर भी कर सकते हो और सीख भी सकते हैं, मतलब रिटेन भी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट किस टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक आ गया लर्नर कैरेक्टरिस्टिक। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में ही हमें इसमें सब कुछ देख पढ़ना है इस टॉपिक पे, जो इस यूनिट में पढ़ना है यूनिट फर्स्ट में। इसमें लर्नर टीचर्स कैरेक्टरिस्टिक हमने पहले देखा, अब लर्नर कैरेक्टरिस्टिक है, इसको हम आइए अच्छे से देखते हैं वर्ड पॉइंट टू पॉइंट। If we analyze the different definitions and interpretation of learning, the process and products of learning and different factors of learning, we can form some ideas about the nature of learning। जैसे कि हमने ऊपर देखा, अलग अलग शिक्षाविदों ने अलग अलग तरीके से डिफरेंट आइडियाज दिए हुए हैं, डिफरेंट डेफिनेशंस दिए हुए लर्निंग के, तो इससे हमने कुछ आइडिया लर्निंग के नेचर, प्रकृति के बारे में, हम लर्निंग के जो मूलभूत इकाई है उसके बारे में समझने की कोशिश करी। तो उसी को हमने यहाँ पे एक पॉइंट आउट किया हुआ है कि इसको कैसे हम एक पॉइंटर्स में डाल सकते हैं। लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, हम कह सकते हैं कि लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन, हमारे बिहेवियर में जो चेंजेस होता है वो लर्निंग एस्पेक्ट्स में, जो बिहेवियर में चेंज होता है, दैट मीन्स कि हमने कुछ लर्निंग किया है। लर्निंग इज अ पर्पसिव, लर्निंग एक पर्पसफुल एक्टिविटी है, किसी पर्पसफुल चीज, किसी पर्पस से हम कोई चीज सीखते हैं। तो इसको मैकडूगल ने कुछ यहाँ पे मैकडूगल ने एक परिभाषा दी, स्ट्रेस एंड पर्पसफुल नेचर ऑफ लर्निंग, इन अदर वर्ड्स लर्निंग इज अ गोल डायरेक्टेड। जैसे हमने पढ़ा था टीचिंग भी गोल डायरेक्टेड होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लर्निंग भी एक गोल डायरेक्टेड ही होता है, किसी गोल को अचीव करने के लिए हम उसको हम लर्निंग कर रहे होते हैं। कई बार अलग अलग तरीके के लर्निंग भी होते हैं, इंसिडेंटल, जब कई बार हम एक्टिव लर्निंग भी करते हैं, तो कई बार पैसिव लर्निंग में। लर्निंग एज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, लर्निंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो कि बर्थ के साथ चलता है और वूम टू टॉम तक जाता है। लर्निंग इज एन यूनिवर्सल फिनोमिना, लर्निंग सीखना एक विश्वव्यापी फिनोमिना है, सीखना हर जगह होता है। लर्निंग टेक प्लेस एवरीवेयर बाय ऑल ऑर्गेनिज्म इन ऑल कल्चर्स, हर कल्चर में, हर ऑर्गेनिज्म में सीखना चलते ही रहता है। इट इज एन एक्टिविटी दैट इज टेकन बाय ऑल द लिविंग, जो भी लिविंग थिंग्स है उनके, ये एक्टिविटी उनके द्वारा चलते रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम नहीं चाहते हुए लर्निंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लर्निंग एक्टिव और पैसिव दोनों वे में चलते रहता है। लर्निंग इज अ प्रोग्रेसिव एंड डेवलपमेंटल, लर्निंग प्रोग्रेसिव होता है और डेवलपमेंटल भी होता है। लर्निंग इज ट्रांसफरेबल, ऑब्वियस सी बात है कि लर्निंग इज अ ट्रांसफर, लर्निंग एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर इन लर्निंग इज फिजिबल, मटेरियल थिंग्स एंड सब्जेक्ट मैटर लर्न इन वन सिचुएशंस में facilitate or inhabit learning in the other situations. Learning includes all the three aspects of human behavior. Learning तीनों एस्पेक्ट्स को ह्यूमन बिहेवियर में इंक्लूड करता है, साइकोलॉजिकली भी, मोटर मोटर स्किल्स भी लर्निंग में आता है, एक्वायर करने, कॉग्निटिव भी आता है लर्निंग में। तो लर्निंग तीनों एस्पेक्ट्स को, ह्यूमन बिहेवियर के तीनों एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करता है। लर्निंग इंक्लूड्स ऑल थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि इमोशनली, कॉग्निटिव और साइकोलॉजिकली, या एक्शंस के अकॉर्डिंग आप कह सकते हो, जो मोटर स्किल्स के अंतर्गत आता है, ये तीनों एस्पेक्ट्स को प्रभावित करता है। अब आगे देखते हैं, इसको हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। शिक्षार्थियों के लक्षण, यदि हम सीखने की विभिन्न परिभाषाओं और व्याख्याओं, सीखने की प्रक्रिया, उत्पादों और सीखने के विभिन्न कारकों का विश्लेषण करते हैं, तो हम सीखने की प्रकृति के बारे में कुछ विचार बना सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था। संक्षेप में सीखने की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, या कैरेक्टरिस्टिक है आप कह सकते हो। सीखना व्यवहार का संशोधन है, सही बात है, लर्निंग इज द, सीखना उद्देश्यपूर्ण है,
सीखना किसी न किसी उद्देश्य से के लिए होता है। सीखना एक सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी है या कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया है। सही बात है। सीखते हम जब जन्म लेते हैं तभी से बच्चा, जब जन्म लेता है बच्चा तभी से सीखना शुरू करता है और ताउम्र सीखते रहता है। सीखना एक सार्वभौमिक घटना है। सीखना विश्वव्यापी है। सीख आप कहीं भी सकते हो, किसी भी जगह, किसी भी देश, किसी भी कोने में आप सीख सकते हो, कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। सभी संस्कृतियों में सभी जीवों द्वारा हर जगह सीखना होता है। यह एक ऐसी गतिविधि है जिसे सभी जीवित लोग करते हैं। सीखना प्रगतिशील और विकासात्मक है। सीखना प्रगतिशील है। आप कुछ आज ये सीख लिए तो इससे आगे ही सीखोगे। सीखना हस्तांतरणीय है। सीखना ट्रांसफर, एक दूसरे से ट्रांसफर होते रहता है। सीखने में मानव व्यवहार के सभी 3 पहलू शामिल हैं। अभी लर्निंग, टाइप्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग के कितने प्रकार होते हैं देख लेते हैं। वी कैन क्लासिफाई लर्निंग इज अ डजन वे फ्रॉम जनरल टू द स्पेसिफिक, मेकिंग जनरल डिस्टिंक्शंस। साइकोलॉजिस्ट हैव डिवाइडेड लर्निंग कैटेगरीज। कुछ यहाँ पे दे रखा है, उसको हम देखते हैं। कॉग्निशन, कंडीशनिंग, लर्निंग को कंडीशनिंग के वे में अगर हम देखते हैं तो क्या है, इसको एक बार कंडीशनिंग क्या होता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कंडीशनिंग क्या होता है। कंडीशनिंग मीन्स टू अफेक्ट और कंट्रोल द वे दैट समबडी और समथिंग बिहेव्स, यानी कि सीखना मतलब कंडीशनिंग किसी के व्यवहार को नियंत्रण या प्रभावित करना ही कंडीशनिंग कहलाती है। यानी किसी को उस विशेष रीति रिवाज के अकॉर्डिंग अनुकूल बना देना ही कंडीशनिंग कहलाती है। तो अब कंडीशनिंग के बहुत सारे, अगर सीटेट की तैयारी आप लोगों में से किसी ने किया होगा, जो बच्चे टीचिंग बैकग्राउंड से होंगे, उन्होंने कंडीशनिंग की बहुत सारी थ्योरी पढ़ी होगी अलग अलग, जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट की, अलग अलग एजुकेशनिस्ट की थ्योरी पढ़ी होगी। हम यहाँ देख लेते हैं। जनरली स्पीकिंग द इंडिविजुअल हैज टू लर्न अबाउट द स्टिमुलस और रिस्पॉन्सेस ग्रुप ऑफ रिस्पॉन्सेस, या रिस्पॉन्स या ग्रुप ऑफ रिस्पॉन्स को कंडीशनिंग कहते हैं। यानी वही बात है कि किसी के व्यवहार को नियंत्रित करना कंडीशनिंग कहलाता है, प्रभावित करना कंडीशनिंग कहलाता है। इफ वी लर्न समथिंग अबाउट द स्टिमुलस, अब स्टिमुलस क्या है इसको हम एक बार देखते हैं। स्टिमुलस का मतलब होता है प्रेरणादायक या प्रेरक। कोई चीज आपको, कोई उद्दीपक हो, कोई प्रेरणा की स्रोत हो, इसको हम स्टिमुलस कहते हैं। इट इज It is perceptual learning, but when we learn to make a particular response or group of responses, it is called response learning. अगर एक particular learning के लिए या पूरे group of learning के responses के लिए अगर हम स्टिमुलस देते हैं तो इसको कहते हैं रिस्पॉन्स लर्निंग। रिस्पॉन्स लर्निंग कुड बी सिंगल और मल्टीपल। रिस्पॉन्स लर्निंग सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है। व्हेन वी आर इंडिविजुअल लर्न्स और सिंगल रिस्पॉन्स एसोसिएट विद द स्पेसिफिक स्टिमुलस और स्टिमुलस सिचुएशंस, इट इज कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का ये इतना बड़ा डेफिनेशन है, जो उसकी शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बताया कि कंडीशनिंग क्या होता है। किसी के व्यवहार को नियंत्रित करना। अब किसी चीज, किसी को प्रेरणा मतलब किसी चीज को दिखा के, कोई उद्दीपक दिखा के, यानी कोई स्टिमुलस दे के किसी के व्यवहार को प्रभावित करना कंडीशनिंग कहलाता है। कंडीशनिंग वेयर यूज द सीक्वेंस और पेयरिंग द कंडीशनल स्टिमुलस, उसको सीएस कहते हैं, और विद द unconditional stimulus US or conditioned responses CR is learned. In this way, a number of conditional responses can be learned. This type of conditioning occurs in human as well as animal subject. Single response learning can be subdivided into classical conditioning, operant conditioning, and एब्रेसिव कंडीशनिंग। अब क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग और एब्रेसिव कंडीशनिंग अगर आपको याद हो तो एक बार रिकॉल करने की कोशिश करिए मेरे साथ। क्लासिकल कंडीशनिंग को रशियन साइकोलॉजिस्ट इवान पाव्लोव ने दिया था, जो कि एक डॉग के स्लाइवेशन पे जिन्होंने रिसर्च किया था कि जब वो कुछ डॉग को फूड्स डेली देते थे और घंटी बेल बजाते थे, फूड्स देते थे, बेल बजाते थे, फूड्स देते थे। एक टाइम ऐसा आया कि बेल बजता था और सॉरी बेल बजाते थे और फूड्स देते थे, उसके बीच में वो स्लाइवेशन, डॉग स्लाइवेशन करने लगता था। एक टाइम ऐसा आया कि जब वो बेल बजाने लगे विदाउट फूड भी डॉग स्लाइवेशन करने लगा। दैट मीन्स कि उसकी कंडीशनिंग कर दी गई थी। इसको किसने दिया था? इवान पाव्लोव ने दिया था। और ये रशियन एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक डॉग पे ये प्रयोग किया हुआ था। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दिया था? ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग बहुत ही फेमस है।
और बहुत बार पूछा जाता है सीटेट के एग्जाम में, नेट के एग्जाम में, जितने टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उनमें ये पूछा ही पूछा जाता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग को देने वाले थे स्किनर, बीएफ स्किनर। इन्होंने चूहे पे प्रयोग किया था। इन्होंने चूहे को एक केज में बंद कर रखा था, और बहुत भूख लगने के बाद वो उछल कूद करता है। एक दिन उस मतलब वो लीवर पे उसका पैर पड़ जाता है और वो खुल जाता है और उसको फूड मिल जाता है। तो यहाँ पे उसने ऑपरेंट कंडीशनिंग का नाम दिया उसको, और इसको स्किनर ने दिया था। अब एब्रेसिव कंडीशनिंग क्या होती है, ये थोड़े से आप लोगों के लिए नया हो सकता है। प्रतिकूल कंडीशनिंग क्या होती है, ये जैसे जो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी भी अनवांटेड बिहेवियर को हटाने के लिए, नेगेटिव बिहेवियर को हटाने के लिए कंडीशनिंग की जाती है। जैसे आपने देखा होगा गाँव अपने आसपास लोगों में, जो कुछ बच्चे नेल बाइटिंग कर रहे होते हैं, तो नेल बाइटिंग करने के से रोकने के लिए कुछ माएँ या जो उनके गार्जियंस होते हैं उस पे कुछ खट्टी चीजें लगा देते हैं नेल्स पे, ताकि जैसे, या नेल बहुत ही छोटे कर देते हैं, जैसे ही मुंह में अगर नेल जाती है तो वो उनको खट्टा या तीखा लगता है। या कुछ बच्चे जो अंगूठा चूसते हैं, अगर आपने देखा हो, तो मम्मा उनकी क्या करती, कट लगा देती थी, ताकि जैसे वो मुंह में डाले तो तीखा, हाथ में कुछ तीखापन महसूस हो और बच्चा ना करे। तो इसे हम एब्रेसिव कंडीशनिंग कहते हैं। ये नेगेटिव उसमें होता है, नेगेटिव तो ये तीनों ही है, लेकिन इसको हम अनवांटेड बिहेवियर को ठीक करने के लिए करते हैं। अब हम नेक्स्ट इसको हिंदी में एक बार देख लेते हैं। आमतौर पर व्यक्ति को उत्तेजना या प्रक्रियाओं के समूह के बारे में सिखाना होता है। यदि हम किसी उद्दीपन उद्दीपन स्टिमुलस को कहते हैं, के बारे में कुछ सीखते हैं, तो वो अवधारणात्मक अधिगम है। लेकिन जब हम किसी विशेष प्रतिक्रिया या प्रतिक्रियाओं का समूह बनाना सीखते हैं, तो इसे प्रतिक्रिया सीखना कहते हैं। प्रतिक्रिया सीखना यानी कंडीशनिंग। प्रतिक्रिया अधिगम एकल या बहुल प्रतिक्रिया, यूनि या मल्टी अधिगम हो सकता है। जब कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट उत्तेजना या उत्तेजना की स्थिति से जुड़ी एक प्रतिक्रिया सीखता है, तो वह कंडीशनिंग होती है। कंडीशनिंग कहाँ एक सशर्त, हिंदी में हम इतने सारे देख रहे हैं, देखते जाते हैं, हिंदी को स्किप कर देते हैं। अगर आप लोगों को हिंदी में भी, क्योंकि मैं हिंदी में भी समझा रही हूँ, अगर आप लोगों को हिंदी में चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हिंदी में भी नेक्स्ट वीडियो पूरी हिंदी की हो जाएगी। मोटर लर्निंग क्या होता है, अब मोटर लर्निंग को देखते हैं। मोटर से मतलब होता है जो हमारे फिजिकली एक्टिविटीज होती है। तो मोटर लर्निंग, फिजिकली एक्टिविटीज में हम क्या क्या देखते हैं, इट इज ऑल्सो लेबल्ड एज साइकोमोटर लर्निंग। इसको मोटर लर्निंग को साइको मोटर लर्निंग भी कहते हैं। फिजिकली लर्निंग होती है, स्किल लर्निंग होती है। जैसे इट्स स्कूल इंक्लूड्स ऑल किड्स ऑफ थिंग्स और ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स पीपल लर्न टू डू, सच एज ईटिंग विथ स्पून, फोक, स्विमिंग, टाइप राइटिंग, ड्राइविंग ड्राइविंग अ कार। ये सारी चीजें जो हम फिजिकली सीख रहे होते हैं, मोटर लर्निंग होती है। मोटर लर्निंग ऑफ सच स्किल्स डिपेंड्स अपॉन मैच्योरिटी। ये मोटर स्किल्स वही जब फिजिकली है तो ये मैच्योरिटी पे डिपेंड करती है, और हमारी सेंसरी मोटर के कोऑर्डिनेशन पे भी डिपेंड करती है। जैसे अगर हम कार ड्राइविंग सीख रहे हैं, तो ये हमारे फिजिकल एक्टिविटी तो हो ही रही है, लेकिन ये हमारी सेंसरी मोटर का भी यहाँ पे काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। Sensory motor conditions and coordinations and integration of the responses related to the intent skills learned at initial preliminary stage। अब इसको हम हिंदी में एक बार देख लेते हैं। इससे साइकोमोटर लर्निंग या स्किल लर्निंग के रूप में भी लेवल किया जाता है। वही बात है जैसे तैरना, टाइप राइटिंग, कार चलाना इत्यादि। दूसरा देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग क्या होता है, इसका मतलब होता है कुछ चीजें जैसे हम नेगेटिव वे में सीख रहे होते हैं। वी सी दैट एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स डिस्क्रिमिनेट बिहेवियर अ नंबर ऑफ थिंग्स इन डेली लाइफ। डिस्क्रिमिनेट कर रहे होते हैं, हम चीजों में भेदभाव कर रहे होते हैं। द जनरल फीचर ऑफ दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज दैट द सब्जेक्ट हैज टू different between two stimuli which occurs simultaneously or in close succession, and one of the other is frequently rewarded or punishment। लोग दो चीजों में हम अगर कंपेयर करते हुए एक को रिवॉर्ड देते हैं और एक को पनिशमेंट देते हैं, तो ये भेदभाव वाली लर्निंग होती है। डिफरेंशिएशन बिटवीन मदर एंड स्ट्रेंजर। जब बच्चा एक मदर और स्ट्रेंजर में फर्क करना, डिफरेंशिएशन करना सीख जाता है, ये एक
डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग के तहत ही आता है। एक डॉग और एक कुत्ते में अंतर करना बच्चा सीख जाता है, उसके टेस्ट में मीठा खट्टा में अंतर सीख जाता है, सारे अंतर भेदभाव मतलब दोनों में क्या डिफरेंसेस है ये बच्चा सीख जाता है। 3 इंपॉर्टेंट सिचुएशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग आर प्रोबेबिलिटी लर्निंग, इंसिडेंटल लर्निंग एंड रिवर्सल लर्निंग। ये प्रोबेबिलिटी लर्निंग होती है जो हम अचानक से सीख जाते हैं, कुछ मतलब प्रोबेबिलिटी तरीके से सीख जाते हैं। इंसिडेंटल भी यही होता है कि जो कुछ करते करते एकदम इंसिडेंटल सीख जाते हैं। तो रिवाइज करना भी सेम चीज, डेली एक ही काम को अगर हम रिवाइज करते हैं तो वो भी सीख जाते हैं। इसको हम हिंदी में एक बार देख लेते हैं। हम देखते हैं कि जानवर और इंसान दैनिक जीवन में कई चीजों के बीच भेदभाव करते हैं। इस प्रकार से के सीखने की सामान्य विशेषता यह है कि विषय को दो उत्तेजनाओं के बीच में अंतर करना, जो एक के साथ दो, वही जो दो स्टिमुलस है कि एक खट्टा एक मीठा है, इसके बीच में अंतर कर लेना। ये डॉल है, ये डॉग है, इसमें ये अपना है ये पराया है, इसमें ये भेदभाव वाली डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग में आता है। वर्बल लर्निंग जो इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट काइंड ऑफ लर्निंग फॉर ह्यूमन बींग्स बिकॉज इट्स इन्वॉल्व्स वर्ड्स एंड फॉर्मल एजुकेशन। वर्बल लर्निंग फॉर्मल एजुकेशन में आ जाता है। And even the most informal learning is older children and adults occur by the verbal routes. It also provides an important link between elementary and non-verbal learning process. One on one hand या other hand, learning of language and thoughts on the other. Verbal learning में learning of language आ जाते हैं, thoughts आ जाते हैं, सारे verbal learning में आ जाते हैं। Conceptual learning, concepts learning, it is more specifically mean for human subjects. Learning a concept is learning to react to some common properties in group of the objects. In children, concept learning start at द वेरी यंग एज। कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या होता है कि किसी भी चीज की अवधारणा को समझना, ये बच्चों के मतलब अर्ली चाइल्डहुड से ही स्टार्ट हो जाता है कि हाँ ये चीज ये है। जैसे चार पैर वाले हैं तो चार पैर वाले जंतु भैंस हो सकती है, गाय हो सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट वाइज बच्चे जब सीखना शुरू कर देते हैं, at the very early stage they try to learn about various stimuli of the environment and attach verbal level of them such as house, wood, fruits, man, girls, etc. Once the concept are learned, concept सीख जाते हैं कि अच्छा ये लकड़ी है, ये फल है, ये लड़की है, ये जानवर है। दे आर मल्टी मैनिपुलेटेड इन लैंग्वेज एंड थिंकिंग। जब वो कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं तो अपने तरीके से वो मैनिपुलेट करने लग जाते हैं, अपनी भाषा में उसको सोचने लग जाते हैं। एट अ हायर स्टेज ऑफ लर्निंग, पावर ऑफ थिंकिंग एंड जजमेंटल इज डेवलप्ड एंड द इंडिविजुअल बिकम कैपेबल ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम इन हिज ओन वे। कंसेप्चुअल लर्निंग में जो बच्चे होते हैं या जो व्यक्ति होते हैं वो अपने अपनी समस्याओं को अपने तरीके से हल करने में सक्षम हो जाते हैं। सीखने के उच्च स्तर पर और सोचने के और निर्णय लेने की शक्ति विकसित होने लग जाती है, वो हर चीजों को लेवल लगाने लग जाते हैं। बच्चे मतलब बचपन से कॉन्सेप्चुअल लर्निंग शुरू हो जाती है और वो जैसे जैसे बड़े होते जाते व्यक्ति वो उनकी अवधारणा अपने अकॉर्डिंग बनती जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। वीडियो थोड़ा लंबा खींच रहा है तो आज हम सिर्फ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक तक ही पढ़ेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग। इन problem solving learning, a problem is given in the organism which discover some of its relationship with the environment by some sort or manipulations. In fact, problem solving in human beings and higher animal like chimpanzees इन सर्टेनली मोर देन ऑपरेंट कंडीशनिंग्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये सीखने का ये सबसे मतलब लास्ट आप वो कह सकते हो उच्चतम स्तर है सीखने का। समस्या समाधान अधिगम में जीव को एक समस्या दी जाती है जो किसी प्रकार की हेर फेर से अपने पर्यावरण के साथ अपने संबंधों का कुछ पता लगाता है। वास्तव में मानव और चिंपैंजी जैसे उच्च जानवरों में समस्या समाधान निश्चित रूप से ऑपरेटिव कंडीशनिंग से कहीं अधिक है। मतलब इंसान अपना अपने आप से दिमाग लगा लेता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है अपना। ऐसा नहीं है कि जैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग में थी कि चूहे को भूख लगी और वो लीवर को उछल कूद किया, लीवर दब गया, तो उसको अपने इस इंसान अपने आप से कर लेता है। अब नेक्स्ट है
मनुष्य कभी कभी अपने नेक्स्ट लर्नर कैरेक्टरिस्टिक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम अपने वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की और भी जितने सारे और बच गए टॉपिक्स इसको देखेंगे। तब तक के लिए आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आए हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो आज हम अपने वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज कर दें।